स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक बेहतरीन टॉपिक को। साथियों, इस वीडियो को देख करके आज आप जानने वाले हैं कि आज आपके देश में सबसे बड़े बैंक के रूप में, यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कैसे हुई और उसकी स्थापना के लिए क्या क्या क्रियाविधि अपनाई गई। तो साथियों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरी देखिए। और इस वीडियो को देख करके आज आपके जो बहुत सारे मन में डाउट्स हैं, साथ ही साथ रिजर्व बैंक को लेकर के आपके जो ख्यालात हैं वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो सुझाव दिया गया वो दिया गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट को सुझाव दिया। उनका मानना था कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना जरूरी है, जिसके द्वारा वहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको लागू किया जा सके। साथियों, उनकी बात को उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य होने के नाते लॉर्ड कीन्स ने भी इसी बात को दोहराया और उनका भी कहना यह था कि भारत जैसे देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। अब इस बात पर थोड़ा ध्यान तो जाएगा ही, जब एक बार बात आई है फिर उसको दोबारा से किसी ने दोहराया है तो बात थोड़ी बहुत तो गवर्नमेंट तक जानी ही थी। तो 1921 में तीन प्रेसिडेंसी, हमारे देश में तीन प्रेसिडेंसी जो थी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक, चेन्नई को पहले मद्रास में देखा जाता था। तो ये प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन प्रेसिडेंसी के तीन बैंक थे। इन तीन बैंकों को मर्ज करके एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक, इंपीरियल बैंक, सॉरी इंपीरियल बैंक था उसका नाम। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। और इंपीरियल बैंक की स्थापना करने का सरकार का एक मुख्य कारण क्या था कि जिससे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, साथ ही साथ लॉर्ड कीन्स की बातों का अनुपालन कर सके। लेकिन साथियों, इंपीरियल बैंक की स्थापना तो हुई, लेकिन इंपीरियल बैंक को वो दर्जा और वो जो उसको फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाई जो एक केंद्रीय बैंक को मिलती हैं। क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है, लेकिन ये जो हमारा इंपीरियल बैंक था इसको नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में यह केंद्रीय बैंक के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन इसका आधा अधूरा जो स्ट्रक्चर था वो इसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा था। तो हुआ क्या, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना संबंधी कुछ सुझावों को दिया गया और उन पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय कॉलोनियल थी, यानी कि संघीय सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। वो अपने हिसाब से सोचते थे और वो अपने हिसाब से ही कार्य करते थे। तो जितने भी सुझाव उनके पास आते थे वो उनको ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से कार्य करते थे। तो हुआ ये, केंद्रीय बैंक जांच समिति जो 1921 में बनी थी उसको वकालत के आधार पर, उसकी वकालत के आधार पर जो उन्होंने वकालत की उस केंद्रीय बैंक की जांच समिति द्वारा केंद्रीय बैंक के पक्ष में जो बातें रखी गई, जो सुझाव उन्होंने दिए, तो 1934 में, साथियों ये इतना इम्पोर्टेंट ईयर है कि 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था वो 1934 में बना। और साथियों 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ये क्वेश्चन बन के आएगा अगर कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो अब आप बताएंगे 1934 में। लेकिन अगर आप कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1935 में। साथियों, ये कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे जानते हैं जानकारियाँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है, अपने देश के बड़े, सबसे बड़े बैंक के बारे में जानने के लिए हमें मिल रहा है। तो हम जान लें कि 1 अप्रैल 1935 में हमारा बैंक यानी कि आरबीआई ने अपना कार्य प्रारंभ करने के बाद ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक बना, जिसका दूसरे बैंकों पर जो सब्सिडी इसके नीचे आने वाले बैंक थे, इसके अंडर में काम करने वाले बैंक है, उनका एक मार्गदर्शक यानी कि एक गाइड के रूप में, एक कंट्रोलर के रूप में यानी कि नियंत्रक के रूप में, साथ ही साथ एक
रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। गाइडेंस, कंट्रोलर जो दूसरे बैंकों को कंट्रोल कर सके, और नियामक यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो चला सके। ये तीनों काम आज की डेट में हमारा आरबीआई करता है, जिसके अंडर में जितने भी हमारे आज के समय में राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है वो सब यहाँ पर आते हैं। साथियों, और भी हिस्टोरिकल फैक्ट आज हम आरबीआई के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आरबीआई की जो स्ट्रक्चर थी, यानी कि आरबीआई का जो स्थापना हुई थी प्रारंभ में, वो किस तरह का था। तो प्रारंभ में जो आरबीआई था वो अंशधारियों का बैंक था। अंशधारी कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कहाँ होते हैं? शेयर होल्डर एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के रूप में देखे जाते हैं। तो एक तरह से कहना चाहिए कि आरबीआई जो है लोगों द्वारा बनाया गया बैंक था, शेयर होल्डर्स द्वारा बनाया गया बैंक था। तो ऐसी कंडीशन में ये राष्ट्रीयकृत होना जरूरी था, क्योंकि इसे देश का बड़ा बैंक बनना है। केंद्रीय बैंक कैसे बन सकता है यदि लोग बाग इसमें अपनी चलाएंगे और लोग बागों का इसमें एक तरह से इंटरफेयर होगा, तो ये पॉलिसीज बनाने में, बिगाड़ने में अपना योगदान देंगे। तो इसलिए क्या किया, भारत सरकार ने 1948 में इसके लिए राष्ट्रीयकरण का कानून बनाया। इसका राष्ट्रीयकरण के लिए 1948 में कानून बना, और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो एक नई तारीख फिर से आई निकल के कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो साथियों, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब क्या हुआ, तो जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा वापस किया गया भारत सरकार द्वारा। और उनके जब पैसे लौटाए, तो उनके पैसे किस तरह से भारत सरकार द्वारा लौटाए गए, उनका 100 रुपये वाला शेयर जो है 118 रुपये 62 पैसे में रिटर्न किया गया, उसका प्रतिफल दिया गया। एक 100 रुपये के शेयर को 118 रुपये 62 पैसे में उन्होंने क्रय किया भारत सरकार ने। ठीक है, उसको किस तरह से उनका पेमेंट हुआ, 18 रुपये 62 पैसे तो नगद पेमेंट किया गया उस समय पर। साथ ही साथ जो 100 रुपये थे, 100 रुपये की सरकारी बॉन्ड जो है उन्होंने निर्गमित करके उनको दिए। तो ये थी कहानी आरबीआई की। ये किस तरह से आपको समझ में आई, आप अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसको आपको कमेंट करके बताना चाहिए। हमें आपसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती रहे, यही हम आपसे कामना करते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ और देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।